प्यारे विद्यार्थियों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने YouTube चैनल पे आया हूँ। फिर से उपस्थित हूँ कुछ जानकारी की बातें लेकर। पिछले 2, 3 या 4 वर्षों से मैं इस YouTube पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन अब मैं फिर से इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और इसी कड़ी में मैं आज जो जानकारी की बातें या वीडियो लेकर आया हूँ वो क्लास 12th के लिए है। जैसा कि मैं पहले भी इस चैनल पे क्लास 12th के लिए काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इस चैनल पे वो है क्लास 12th का बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपका जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है वो 2 चैप्टर में है। एक तो है सिद्धांत और प्रक्रम और दूसरा है उसका अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर सीरीज में पूरे ये तो अभी पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट बाई पार्ट मैं अपलोड करता जाऊंगा। उसके बाद जब ये पूरा सिद्धांत और प्रक्रम की बातें हो जाएंगी तो फिर हम उसका अनुप्रयोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें तो हमें पढ़ना है सबसे पहले कि बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हम लोग बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई करके, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हम मानव कल्याण के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, मतलब ये ब्रांच है, और जिसमें हम जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी को मिला करके कुछ ऐसा उत्पाद बनाते हैं या ऐसे प्रक्रियाएं बनाते हैं, मतलब प्रोसेस बनाते हैं, मतलब हम प्रोसेस डेवलप करते हैं जो कि मानव जीवन और पर्यावरण को बेहतर बनाती हैं। मतलब हम लोग कोई काम क्यों करेंगे? मानव जीवन को बेहतर करना है, पर्यावरण को भी बेहतर करना है। पर्यावरण बेहतर करने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास जो जंगल है, जो वन्य जीव हैं, जो पक्षी हैं और भी जो कुछ भी हैं, हम उसे एक अच्छा बना करके रखेंगे ताकि हम अपना जीवन भी अच्छे से जी सकें और अन्य जीव जंतुओं का जीवन भी अच्छा रह सकें। तो इस क्रम में हम दोनों बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का हम यूज करते हैं, तो ये बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नया चीज़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ नया तकनीक को भले ही इसमें जोड़ा गया है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी चीज़ है। जैसे कि पुराना कैसे है, तो कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वर्षों से हम लोग दही का निर्माण करते आ रहे हैं। दही क्या है? एक परंपरागत फूड है, बहुत ही हेल्दी फूड है, जो कि कई वर्षों से ये मतलब प्रोसेस होकर के या दही बनाने की प्रक्रियाएं चलते हैं। उसके बाद ब्रेड बनाने की प्रक्रिया, ये भी बहुत पुरानी प्रक्रिया है। उसके बाद वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है ये कुछ नया है। समझ पा रहे हैं? मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही पुराना मेथड है, पुराना टेक्निक है, लेकिन हमने इसमें कुछ नए चीज़ों को जोड़ा है। और उस नए चीज़ में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वैक्सीन का निर्माण। वैक्सीन भी हम लोग डेवलप करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं इंसुलिन का निर्माण भी किया जा रहा है। और सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, जैसे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो कि हमारे बहुत सारे डिजीज के लिए उपयोगी हैं या फिर रिसर्च के लिए उपयोगी हैं, तो उन प्रोटीन का प्रोडक्शन भी हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, या तो हम एंजाइम की बात कर लें, या तो हम हार्मोन की बात कर लें, या तो एंटीबॉडी की बात कर लें, या फिर हम किसी प्रोटीन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का स्टडी करना चाहे तब भी हम उसका निर्माण हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करवाते हैं। उसके बाद है फसल सुधार। फसल सुधार क्या है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं फसल है, जो कि हम परंपरागत तरीके से जो खेती बाड़ी होती आ रही है उसमें हम उसे अच्छे से नहीं उगा सकते हैं। उससे हम मतलब कि उसका पैदावार हम देखते हैं कि वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। और सिर्फ उसके उत्पादन क्षमता की बात नहीं किया जाए, उसमें बहुत सारे कीट लग जाते हैं, तो कीट से भी बचाना है, बहुत सारे डिजीज़ लग जाते हैं, उससे भी बचाना है।
तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फसल सुधार करते हैं, फसलों के जीन में, उसके डीएनए में या उसके वेराइटी में हम लोग चेंजिंग लाते हैं, उससे फसल सुधार भी होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा महत्व है। सबसे पहले क्या है, खाद्य उत्पादन को बढ़ाता है। खेती बाड़ी में हम लोग यूज अगर बायोटेक्नोलॉजी का करते हैं तो उससे क्या होता है, खाद्य उत्पादन भी बढ़ता है। मेडिकल के सेक्टर में भी हम लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में, जैसे हम लोग उससे बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, एंटीबॉडी भी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम उपयोग करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। उसके बाद औद्योगिक प्रक्रिया में भी उपयोग होता है। औद्योगिक प्रक्रिया में तो बहुत सारा एंजाइम बनाया जाता है। अल्कोहल आप जानते होंगे, बहुत सारे पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। बायोफ्यूल आप जानते होंगे, बायोफ्यूल क्या है, बायोडीजल जिसको कहते हैं, जिसमें इथेनॉल को हम लोग मिक्स करके फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, तो वो भी एक बायोफ्यूल हो गया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग खाने पीने की चीज़ें बहुत सारे बनाते हैं, बहुत सारे, जैसे ब्रेड भी है, हमने यहाँ बताया ब्रेड है, तो ये भी एक प्रकार का फूड मटेरियल है। ये औद्योगिक रूप में भी हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगे, औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी, पर्यावरण की रक्षा के लिए, जैसे कि हम लोग जो कचरे होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, उसको हम लोग कैसे उसका निराकरण कर सकते हैं, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का एक रोल है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। जैव उपचार क्या होता है, जैसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है आनुवांशिक अनुसंधान, रिसर्च में तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते ही हैं। बहुत सारे नई नई प्रकार की जो जीव खोजे जाते हैं, जीव जगत में तो इतने बड़े, मतलब पूरा एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम की बात करें तो इसमें नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई प्रजातियां मिल जाती है। तो उनका पहचान करना है, उनको जानना है, जेनेटिक लेवल पे उसको जानना है कि वो एक दूसरे से अलग है कि नहीं है। तो इन सब में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं रिसर्च के माध्यम से। और भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा रोल है, ठीक है। अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो मुख्य सिद्धांत जो है वो क्या है। सिद्धांत का मतलब क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी अगर हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम मानव जीवन में कुछ नया प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, कुछ सुविधाजनक चीज बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग दो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, दो सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। एक तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला सिद्धांत। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन में हम चेंजिंग करते हैं। ये किस लेवल पे काम करता है, जीन लेवल पे काम करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आरडीटी भी कहते हैं, रिकॉम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब डीएनए जो होता है उसको हम रिकॉम्बिनांट बनाते हैं, मतलब एक जगह का डीएनए, एक जीव का डीएनए किसी दूसरे जीव में हम ट्रांसफर कर सकते हैं रिकॉम्बिनांट डीएनए बना करके। तो हम इसको कहते हैं रिकॉम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में किसी जीन लेवल पे कोई काम नहीं होता है, डीएनए लेवल पे कोई काम नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है, संवर्धन। किसका संवर्धन करते हैं, बैक्टीरिया का, मेनली बैक्टीरिया का, ऐसा नहीं है कि केवल बैक्टीरिया। जीवाणुओं का हम संवर्धन करते हैं, कवक का भी संवर्धन कर सकते हैं जिसको हम फंगस कहते हैं, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोग कल्चर करते हैं, संवर्धन करते हैं लैब में, या फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्टर में, जिसको हम बायो रिएक्टर कहते हैं। और उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर प्यूरिफाई कराते हैं, फिर उसे हम दैनिक जीवन में उपयोग लाने के लिए, मानव जीवन के उपयोग लाने के लिए हम उसे प्रोसेस करवाते हैं। तो दो सिद्धांत हो गया, एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये सिंपली है कि किसी खास प्रकार के बैक्टीरिया का हम कल्चर करते हैं, उस बैक्टीरिया में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, मतलब वो जो बैक्टीरिया होगा वो एक टाइप का रिकॉम्बिनांट डीएनए को कैरी कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। नेचुरल बैक्टीरिया को भी हम ग्रो करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं। तो जैसा भी हमें ज़रूरत पड़ेगा उस टाइप के बैक्टीरिया को हम कल्चर कराएंगे। कल्चर कराने के लिए हमें क्या करना होगा,
उसके लिए हमें एक स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना होगा। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जिस बर्तन में, जिस टैंक में, जिस रिएक्टर में हम कल्चर कराएंगे किसी बैक्टीरिया का, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इंटरेस्ट का बैक्टीरिया होगा सिर्फ वही रहेगा। दूसरे स्पीसीज का बैक्टीरिया, दूसरे स्पीसीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रहेगा ही नहीं। और दूसरा क्या होता है कि सूक्ष्मजीवों का बहुत बड़े पैमाने पर हम उसका प्रोडक्शन करवाते हैं। भाई हमें जब इंडस्ट्रियल लेवल पे जाना है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करवाने के लिए, तो उसमें बहुत बड़े बड़े रिएक्टर का उपयोग करते हैं। उसमें प्रॉपर हर तरह की फैसिलिटीज होती है कि हम उसमें बैक्टीरियल कल्चर कहाँ से डालेंगे, उसमें फूड मटेरियल या फिर मीडियम कहाँ से डालेंगे, फिर प्रोडक्ट का निर्माण होगा तो हम उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे, उसमें किसी दूसरे बैक्टीरिया का कंटामिनेशन भी नहीं होना चाहिए। इस टाइप की सारी व्यवस्थाएं बनी होती हैं इस बड़े बड़े टैंक में, जिसे हम बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। अब बात कर लेते हैं एक बार जरा आनुवंशिक इंजीनियरिंग की। इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में जान लेते हैं कि क्या होता है ये। तो ये क्या होता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए कह लें या डीएनए का एक पार्ट कह लें जिसको हम जीन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि उसमें सीधे बदलाव करके डीएनए में ही हम बदलाव कर लेंगे, जीन को ही हम बदल देंगे, जीन को ही हम किसी दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, और उससे जो इच्छित गुण वाले जीन होंगे, जो बढ़िया गुण वाले जीन होंगे, जो हमारे काम का जीन होगा, उसको हम किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके उसका हम प्रोडक्शन करवा देंगे। तो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक डीएनए चाहिए होता है जो कि हमारे काम का होगा, जो हमारे इंटरेस्ट का होगा, जिस जीन का हम कल्चर करना चाहते हैं, जिस जीन का हम प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, वो जीन हमारे पास होनी चाहिए। उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनांट डीएनए का निर्माण करते हैं। रिकॉम्बिनांट का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग टाइप के डीएनए को एक में जोड़ देना, तो ये कहलाता है रिकॉम्बिनांट डीएनए। रिकॉम्बिनांट डीएनए बनाने के लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, एक वेक्टर का यूज करते हैं। ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक टाइप का समझ लीजिए कि वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और उसमें हम जो इंटरेस्ट वाला जीन होता है उसमें हम जोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस वेक्टर को हम किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। जरूरी नहीं है बैक्टीरिया, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया यूज किया जाता है, इसलिए हम बार बार बैक्टीरिया शब्द का यूज कर रहे हैं। और उस जो बैक्टीरिया में जो हम ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे मान लीजिए इस बैक्टीरिया में हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहेंगे, होस्ट कोशिका, होस्ट सेल कहेंगे। और ये होस्ट सेल को ही हम इस बायोरिएक्टर वाले में, दूसरा जो मेथड है ना, उसमें हम कल्चर करवा देंगे। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे जाना है तो, और लैब में ले जाना है तो छोटे लेवल पे भी हम इसको कम अमाउंट में हम कल्चर करा करके जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो हमारे इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है, हम उसको प्रोडक्शन करवाते हैं, और फिर हम उसको प्यूरिफाई करके, सेपरेट करके, और फिर उसको हम लोग आगे के प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया रिकॉम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले हम जीन लेंगे, वेक्टर में उसको लगाएंगे, फिर बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट कराएंगे, और उस बैक्टीरिया का कल्चर करके हम उससे प्रोडक्ट का निर्माण करा लेंगे। तो ये हो गया रिकॉम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी। और सिर्फ प्रोडक्ट ही निर्माण नहीं करना होता है, ये किसी दूसरे जीव में, ह्यूमन में भी हम किसी जीन को अगर ट्रांसफ़र करना चाहें, किसी खास ऑर्गन में या टिश्यू में, कुछ कोशिकाओं में हम ट्रांसफ़र करना चाहें, तो हम इस रिकॉम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे हम लोग जीन थेरेपी का यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के डिजीज को ठीक करने के लिए, तो उसमें भी रिकॉम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो रिकॉम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत सारा उदाहरण है, जैसे कि इंसुलिन का निर्माण, हमने पिछले स्लाइड में भी बोला था। वैक्सीन के निर्माण में भी रिकॉम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है। बीटी कॉटन तो आप जानते ही होंगे, बीटी कॉटन के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हार्मोन का प्रोडक्शन कराना है, एंजाइम का प्रोडक्शन कराना है, और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कराना होता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी का इस सिद्धांत जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, और बायो प्रोसेस में हम सिर्फ कल्चर करके चीज़ों का प्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि इस सिंपल से सिद्धांत को, बायोटेक्नोलॉजी के सिंपल से सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, मैं उसे भी थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा, और आप हमसे जुड़े रहें।
चैनल पे जुड़े रहिएगा। आने वाले वीडियो में आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगी। तब तक के लिए अब धन्यवाद। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द ज्ञान गैलरी।